हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी आज फिर से आप लोगों के सामने क्लास 12 का लेसन 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लेकर आई हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की राजनीति कैसी थी, और इस पूरी ही बुक में स्वतंत्र भारत की राजनीति जिसकी किताब का नाम है, इस पूरी किताब में हम आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से जो भी कहानी है ना भारत की, वो सारा कुछ इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये पहला चैप्टर है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ, है ना। हम सबको ही पता है कि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो ऐसी क्या चीज़ें थी, क्या भारत आज़ाद हुआ था तो क्या वो बहुत खुशी का दिन था या दुख का दिन था, ये कैसा था, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, पता है जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो भारत के सामने बहुत सारी परेशानियां भी थी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के साथ साथ हमें हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था, है ना। जो भारत है वो दो हिस्सों में बट गया था, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, तो आज़ादी के साथ साथ हमें बंटवारा भी मिला, और इसी बंटवारे की वजह से ना जाने कितने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना। जो पाकिस्तान में लोग थे, कई लोग भारत आए, और भारत से कई लोग पाकिस्तान भी गए। ठीक है, और इस तरीके से एक ऐसी स्थिति थी उस समय कि आज़ादी तो मिली और साथ साथ लोगों को बहुत सारी हिंसा का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। मतलब अगर हम सोचें ना तो क्या ही बताएं कि कैसा फ़ील होगा हमें उस समय को, अगर हम जी पाते, अगर सोच पाते, समझ पाते तो। क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी के साथ साथ लोगों को बहुत सारी दुख और तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। हमारे पास कोई उद्योग वगैरह कुछ ऐसे नहीं थे, है ना। और पूरा का पूरा जो देश था वो कृषि पे आधारित था। गरीबी इतनी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये सारी तो समस्याएं थी ही, और साथ ही साथ एक बड़ी समस्या थी लोगों के विस्थापन की, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फिर इसमें हम आगे और भी पढ़ेंगे कि भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पूरा नोट्स तैयार किया है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है ये नोट्स। ठीक है, जिसमें परिचय में दिया गया है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को अपने राष्ट्र के निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश आर्थिक रूप से कमज़ोर, सीमित संसाधनों, बड़े पैमाने पर कृषि अर्थव्यवस्था और व्यापक गरीबी से जूझ रहा था, जिससे तेज़ी से विकास करना मुश्किल हो गया था। राजनीतिक रूप से भारत में एक कार्यशील लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत अस्थिरता से जूझ रहा था। यानी कि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारी जो राजनीति थी वो भी बहुत अस्थिर थी, है ना। तो हमें एक ऐसी शासन प्रणाली को अपनाने की ज़रूरत थी जो लोकतांत्रिक हो, जो सबके भले के लिए काम करे। ठीक है, जो पूरे समाज के पूरे सभी नागरिकों का भला हो सके, इस तरीके से काम करे और पूरे देश का विकास हो सके। ठीक है, अब जब दो नए राष्ट्र बने आज़ादी के बाद, एक था पाकिस्तान और एक था भारत। ठीक है, तो भारत के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के पास सामने क्या चुनौतियां थी। तो नए राष्ट्र राज्य के लिए चुनौतियां, तो भारत जब 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था, है ना। जैसे 14 तारीख की 12 बजे रात को जब 15 तारीख हो जाती है, उस समय भारत आज़ाद हुआ था। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, जो कि बहुत ही फेमस भाषण है, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसको कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। लाल किले पर खड़े होकर उन्होंने ये भाषण दिया था, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद भारत 3 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें पहला भाग ब्रिटिश भारत था, दूसरा भाग पाकिस्तान था और तीसरा भाग रियासतें थी। रियासतें वे जगह होती थी जहाँ पर राजा का शासन होता था, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ थी हमारे सामने, हमारे देश के सामने राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ थी। अब वो 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी हम देख लेते हैं, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत को एकजुट कैसे किया जाए। यानी कि अभी हमने देखा कि भारत जो है वो 3 हिस्सों में बटा था, एक ब्रिटिश भारत, एक पाकिस्तान और एक भाग था रियासतें। तो जो ब्रिटिश भारत था वो तो जिसे इंडिया यानी भारत को सौंप दिया गया था, और पाकिस्तान जो कि अलग हो गया था, और रियासतें अंग्रेज़ों ने इनको बोल दिया कि जो ये रियासतें हैं ना, इनके पास अपने खुद का फ़ैसला होगा कि ये किसके साथ मिलना चाहती हैं या स्वतंत्र रहना चाहती है। यानी कि रियासतों को अंग्रेज़ों ने ये छूट दे दी ये फ़ैसला लेने का कि वो ब्रिटिश भारत के साथ, आगे जो भारत होगा उसके साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के हिस्से में मिलना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यानी कि इनके पास 3 ऑप्शन थे कि किस में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर भारत में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। तो ये 3 रास्ते थे रियासतों के पास, ठीक है। तो भारत को एकजुट करना, यानी कि पाकिस्तान तो अलग हो गया लेकिन भारत जो है वो कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, और ऐसे स्थिति में भारत में 665 स्वतंत्र रियासतें थी, ठीक है। भारत में उस समय 665 स्वतंत्र रियासतें थी, जिनको भारत में मिलाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, और इन सबको मिलाकर एक अखंड भारत बनाया जाना था। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इनको कैसे भारत में शामिल किया जाए और कैसे एक अखंड एकजुट भारत का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी और सबसे तात्कालिक चुनौती थी। तात्कालिक मतलब उस समय की एकदम सबसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण सबसे काम था कि कैसे सभी लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए। यानी कि भारत जो है वो कई सारी विविधताओं का देश था, जिसमें अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग थे, सबकी संस्कृतियां अलग थी, अलग अलग धर्मों के लोग थे, ठीक है। तो विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश, उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसको एक धागे में पिरोया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने थी, ठीक है। अगली जो परेशानी है वो कौन सी है? दूसरी है कि लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए भारत के अंदर। जैसे संविधान तो बनाया, लेकिन संविधान बनने के बाद उस संविधान में जो नियम लिखे हैं उसको कैसे रियल ज़िंदगी में, कैसे उसको व्यवहार में लाया जाए, कैसे उसको लोकतांत्रिक जो हमने उसमें व्यवस्थाएं की हैं, लोकतांत्रिक प्रावधान किए हैं, उसको कैसे असलियत में अपनाया जाए। सबसे बड़ी एक चुनौती ये भी थी, क्योंकि संविधान में हमने सभी को मौलिक अधिकार दिए थे, वोट डालने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को असली में अपनाने की जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी थी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया की नज़रें ना भारत पर थी कि इतना गरीब देश है, एक तो 2 टुकड़ों में बट गया है, लोगों का इतने बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ है अभी है ना, और सबसे बड़ी बात कि अशिक्षा थी हमारे देश में। तो कैसे ये लोग लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाएंगे अपने देश में, किस तरीके से सफल होगा ये लोकतांत्रिक प्रणाली। तो ये एक चुनौती थी, ठीक है। आखिरी और तीसरी जो चुनौती है, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरी जो चुनौती थी वो थी कि पूरे समाज का विकास, पूरे भारत का विकास कैसे होगा, सभी नागरिक जो हैं भारत में उन सब का विकास कैसे होगा।
हर एक तबके का, हर एक वर्ग का किस प्रकार से विकास किया जा सके, ऐसा क्या किया जाए, किस तरीके से सबका विकास, सबको सुरक्षा प्रदान की जाए। जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, जो वंचित हैं, उन समुदायों को भी कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल सामने भारत के जो नेता लोग थे उन लोगों के सामने था। ठीक है, तो जैसे कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि एक कल्याणकारी राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए, किस तरीके के काम या किस तरीके की नीतियाँ बनानी चाहिए। तो अब देश के सामने ये चुनौती थी कि आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जाए जिससे कि सभी लोगों का भला हो, किसी एक का ना, ठीक है ना, सबका भला हो, सभी लोगों का कल्याण हो सके। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को ऐसी कारगर नीतियाँ बनानी थी जिससे कि सबका विकास हो सके। तो ये तो कुछ 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी और ये तीनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि भारत का विभाजन और विस्थापन, भारत का विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। यानी कि विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग विस्थापित हुए थे, जैसे पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत से कई लोग पाकिस्तान भी गए थे। और दोबारा से पुनर्वास, यानी कि दोबारा से वो कैसे वहाँ पर जाकर बसे, ये पूरा कैसे क्या हुआ, पूरा प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे। विभाजन क्या क्या हुआ विभाजन के वक्त, वो सब कुछ। तो जब 14-15 अगस्त को 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र के रूप में उभरे, तो क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 राष्ट्रों का उदय हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। ठीक है, अब ये जो 2 नए राष्ट्र बने, इसका विचार आता कहाँ से है? इसका विचार ना मुस्लिम लीग से आता है। मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। मुस्लिम लीग जो है, ये जब अभी आज़ादी नहीं मिली थी हमें, तभी मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग है वो जब भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम लीग का मेन कार्य ये था कि जो मुस्लिम हैं उनके अधिकारों के लिए उनको काम करना। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत को सामने रखा कि हमें भाई क्या करना चाहिए, भारत को 2 राष्ट्रों में बांट देना चाहिए, जहाँ पर जो मुस्लिम जहाँ ज़्यादा रहते हैं वो मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान बना देना चाहिए, और बाकी जो लोग हैं हिंदुओं का एक देश होना चाहिए जो कि भारत होगा। तो इस तरीके से 2 राष्ट्र का सिद्धांत सामने आता है। 2 राष्ट्र का सिद्धांत पूछा जाता है कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा इसको लाया गया। और इसके अनुसार इसका जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहना था कि भारत को 2 अलग अलग लोगों के द्वारा भारत बना हुआ है, हिंदू और मुसलमान, और इसी कारण से मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, और कांग्रेस ने इस सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। बहुत से लोगों ने और कांग्रेस ने भी इस बात का विरोध किया था, लेकिन आगे चल के जो ये मांग थी ये और भी तेज हो गई, और 1940 के दशक में राजनीतिक घटनाक्रम इस तरीके के हुए जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश भूमिका शामिल थी, और बाद में पाकिस्तान के मांग को मान लिया गया, जिससे कि बाद में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर जब पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है विभाजन होगा, भारत 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। और जब भारत 2 हिस्सों में बांटा जाएगा तो दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों के, दोनों ही साइड से लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो जब भारत का विभाजन हुआ ना, उस समय कई लोगों को तो यही नहीं पता था कि वो कहाँ खड़े हैं, भारत में खड़े हैं या पाकिस्तान में खड़े हैं। और जैसे ही लोगों को ये न्यूज़ मिली कि भारत का विभाजन हो रहा है, 2 हिस्सों में भारत बँट रहा है, तो लोगों ने सांप्रदायिक हिंसा करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से कई लोगों ने अपने घर, अपनी जान और संपत्ति सब कुछ खो दी। ठीक है, कई लोगों के माँ बाप पाकिस्तान में रह गए और
बच्चे भारत में आ गए, या फिर भारत में कुछ उनके रिश्तेदार रह गए, वो पाकिस्तान चले गए। इस तरीके से मतलब इतनी बुरी स्थिति उस समय लोगों को देखनी पड़ी। और जब विभाजन हो रहा था तो उस समय भी कई सारे परेशानियाँ थी, कई सारी समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी? भारत के भूभाग के बंटवारे की चुनौती, यानी कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत को कैसे बांटा जाए, क्योंकि भारत का ऐसा कोई भी जगह नहीं था भारत में जहाँ पे मुस्लिम जो हैं मुस्लिम बहुसंख्यक रूप में हो। सिर्फ केवल 2 ही ऐसी जगह थी, जो कि आज के टाइम पे एक बांग्लादेश है उस समय पे, और जिसे पूर्वी पाकिस्तान माना गया, और अभी इस समय जो पाकिस्तान है भारत में, अभी जो इस समय पाकिस्तान देश है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। मतलब यही 2 जगह थी जहाँ पर मुस्लिम अधिक संख्या में थे, लेकिन भारत में और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम अधिक संख्या में या मुस्लिमों की संख्या अधिक हो। तो फिर ये तय हुआ कि 2 पाकिस्तान होंगे, एक पाकिस्तान होगा पूर्वी पाकिस्तान और एक होगा पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच का जो क्षेत्र बचेगा वो होगा भारत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मैप लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है जिसे आज हम अब बांग्लादेश कहते हैं, उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था, और ये इस समय जो पाकिस्तान है ये वाला हिस्सा, उस समय हम पश्चिमी पाकिस्तान भी कहते थे आज़ादी के समय, क्योंकि यही 2 इलाके थे जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, और बाकी जो हिस्सा बचता है बीच का वो भारत कहलाया। ठीक है, फिर आते हैं कि स्थानीय विरोध। अब भारत का विभाजन तो भाई जिन लोगों ने फैसला लेना था ले लिया, लेकिन आम लोगों से तो नहीं पूछा गया था ना। तो जो स्थानीय लोग थे, कई लोग शामिल ही नहीं होना चाहते थे पाकिस्तान में। जो मुस्लिम थे वो जाना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान में। उनका ये कहना कि भाई हमारा घर यहाँ है, हम क्यों जाएं छोड़कर। लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है, तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पश्चिमी सीमांत प्रांत के थे, यानी कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के ही थे। लेकिन इन्होंने भी विभाजन का बहुत कड़ा विरोध किया, लेकिन इनकी बातों को और इनकी विचारों को नज़रअंदाज कर दिया गया और पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम प्रांत था, उत्तर पश्चिम प्रांत का मतलब जो पंजाब था। ठीक है, तो पंजाब का कुछ हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा रह गया भारत में। ठीक है, तो यानी कि प्रांतों का भी विभाजन हो गया। देख रहे हैं आप, यानी कि जो पहले तो जो देश भूभाग बटे वो तो बटे ही, साथ ही साथ जो प्रांत थे, जो ज़िले थे, उनका भी बंटवारा हुआ। जैसे प्रांतों का विभाजन, तीसरी परेशानी क्या थी कि प्रांतों का भी विभाजन किया गया, यानी कि बड़ी गैर मुस्लिम आबादी वाले पंजाब और बंगाल को जिला स्तर पर धार्मिक बहुमत के आधार पर भी विभाजित किया गया। यानी कि जिन ज़िलों में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी उन ज़िलों को पाकिस्तान में कर दिया गया। ठीक है, और बाकी को भारत में रहने दिया गया। और इस वजह से लोगों के अंदर मतलब इतनी कन्फ्यूज़न थी उस समय कि उन्हें यही नहीं पता था आज़ादी वाले दिन कि वो किस तरफ है, वो भारत में है या पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से उनको बहुत हिंसा का सामना करना पड़ा और बहुत बुरी तरीके से हिंसा भी भड़क गई थी। क्योंकि जो लोग जैसे अगर भारत में हैं तो वो मुस्लिमों को वहाँ से भगाने लग गए, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करने लग गए, और जो पाकिस्तान में रह गए हिंदू और उनको भारत में आना था, तो वहाँ से भी वहाँ के जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती भगाने की कोशिश की या मारने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें उस समय हुई
मतलब सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। जो लोग पहले मिलजुल कर रहते थे वही आपस में दुश्मन की तरह व्यवहार करने लग गए। और चौथी परेशानी ये थी कि अल्पसंख्यक मुद्दे। अब देखो, सब लोग तो गए नहीं भारत से, सारे मुस्लिम तो पाकिस्तान में नहीं गए, और ना ही सभी हिंदू पाकिस्तान से भारत आए होंगे। कुछ हिस्सों में अभी भी वो लोग अल्पसंख्यक के रूप में रह जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान में कई हिंदू और सिख, और भारत में मुसलमान खुद को विस्थापित और अवांछित पाते हैं। अवांछित यानी कि वो खुद को अलग पाते हैं सबसे, ठीक है, यानी कि वो अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। और जो हिंसा भड़की और वो इतनी तेज़ हो गई कि वो किसी के नियंत्रण से बाहर थी, और ऐसी कोई योजना भी नहीं बनाई गई थी। ये सोचा ही नहीं था किसी ने कि ऐसा भी कुछ होगा, इतने बड़े स्तर पे हिंसा होगी लोगों के बीच में, और इतने लोग मारे जाएंगे। और इस वजह से अचानक से लोगों को अफरा तफरी में एक जगह से दूसरी जगह, अपने घर बार सब कुछ छोड़कर, अपनी धन संपत्ति छोड़कर, नाते रिश्तेदारों को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ा था। और ये भी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अल्पसंख्यक जो थे वो अपने ही देश में पराये हो गए थे। ठीक है, तो ये तो था कि विभाजन के समय क्या क्या परेशानियां हुई थी, यानी कि ज़मीन का बंटवारा हुआ, फिर स्थानीय लोग को ज़बरदस्ती, जो शामिल नहीं भी होना चाहते थे पाकिस्तान में, उनको भी ज़बरदस्ती उसमें शामिल कर लिया गया। फिर प्रांतों, यहाँ तक कि जिलों का भी विभाजन हुआ। फिर अल्पसंख्यक जो थे वो बेचारे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किधर जाएं किधर नहीं जाएं, उनको हिंसा का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये सारी परेशानियां हमें विभाजन के समय देखने को मिलती हैं। और विभाजन के परिणाम क्या निकलते हैं, फिर जब विभाजन हुआ तो उसके क्या परिणाम निकला, क्या रिज़ल्ट निकला, तो ये पूरे मानव इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे अचानक और विनाशकारी जनसंख्या विस्थापनों में से एक माना जाता है, जो कि 1947 में हुआ था। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित हो गए थे। यानी कि क्योंकि ये हम देखते हैं बॉर्डर पे ही आते हैं, लाहौर, अमृतसर ये पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर पे आते हैं, कलकत्ता जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे आता है। ये तीनों ही ऐसे शहर थे जहाँ पर इतने ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, और ये दोनों ही सांप्रदायिक क्षेत्रों में भी बट गए, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते थे और हिंदू भी रहते थे। तो जो मुस्लिम वाला क्षेत्र था वो उनको पाकिस्तान में मिला लिया गया, शामिल कर दिया गया, और जो हिंदू वाला क्षेत्र था, हिंदू बहुल क्षेत्र थे, उनको भारत में शामिल कर दिए गए। ठीक है, तो परिणाम निकलते क्या हैं, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, है ना। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, उनका कत्ल किया धर्म के नाम पर, जो हिंसा भड़की थी उस समय। और जो लोग कल तक पड़ोसी की तरह रहते थे, अब वो एक दूसरे से उन्हें अलग होना पड़ गया। यानी कि जो इतने अच्छे से व्यवहार से एक दूसरे से इतने प्यार से रह रहे थे पड़ोसियों की तरह, उस दिन जिस दिन आज़ाद हुआ भारत, उस दिन के बाद वो लोग क्या हो गए, कई लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों ने अपने घर छोड़ दिए और शरणार्थी शिविरों में अस्थायी आश्रय पाया। यानी कि सीमा के दोनों ही तरफ ऐसे ऐसे अल्पसंख्यक थे, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक, जिनको सीमा के पास जो शरणार्थी शिविर, यानी कि जो लोग भाग कर आ रहे थे, उनको रहने के लिए जो इंतज़ाम किया गया था, वहाँ पे अपने अस्थायी आश्रय में रहना पड़ा। फिर महिलाओं का अक्सर अपहरण किया जाता, बलात्कार किया जाता और उन पर हमला किया जाता और उन्हें मार दिया जाता, और तो और जबरन उनको दूसरे धर्म में परिवर्तित भी कर दिया जाता था। तो ये उस समय मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिनको हम सोच भी नहीं सकते। दोनों तरफ से राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी फेल रही, यानी कि पाकिस्तान की भी और भारत की, दोनों ही तरफ से जो इनकी प्रशासनिक और राजनीतिक जो मशीनरी थी, यानी कि जो सरकारें थी, वो विफल रही इन सब चीज़ों को रोकने में। विभाजन ने न केवल समुदायों को बल्कि वित्तीय संपत्तियों और सरकारी संसाधनों को भी विभाजित किया। यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ
लोग नहीं बांटे गए, हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बटे, बल्कि यहाँ तक कि जो हमारी संपत्तियाँ हैं उनका भी बंटवारा हुआ। जैसे टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, इन सारी चीज़ों का, इन सभी संसाधनों का भी बंटवारा किया गया। और ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा और हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए। संपत्ति और जान का बड़ा नुकसान हुआ और सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। ठीक है, तो इन सब विभाजन के कारण क्या हुआ, संपत्ति और जान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, और ये जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी जो दो धर्मों के बीच में, ये अपने चरम सीमा पर थी, यानी कि बहुत इतनी हद तक बढ़ चुकी थी जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। ठीक है, तो उस समय अब जब ये विभाजन का टाइम चल रहा था तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे, जिनका सबसे बड़ा रोल माना जाता है भारत की स्वतंत्रता में। वो उस समय अपने देश को वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब क्या लोगों ने क्या सोचा था, कैसा सपनों का भारत होगा हमारा जब आज़ाद होगा, लेकिन हम ये आज़ादी के साथ साथ क्या झेल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को। मतलब ये एकदम अचानक से ऐसे इतनी ज़्यादा हिंसा भड़क गई लोगों के बीच में। ये देखिए गांधी जी का कोट है उस समय का, 14 अगस्त 1947 का, जिस समय वो कलकत्ता में थे। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यानी कि हम आज़ाद तो होंगे और साथ ही साथ हम जो साथ रहते हैं उनका भी बंटवारा, हमारे साथ जो रहते हैं हमारे दूसरे धर्म के लोग, उनका बंटवारा भी हो जाएगा। तो एक ये बहुत दुख की बात भी है। तो यानी कि खुशी के साथ साथ हमें दुखों का भी सामना हमारे देश को करना पड़ा था। ये पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कलकत्ता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे, वो इधर उधर घूम रहे थे जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे और अपने मतलब लोग स्थिति देख रहे थे कि क्या स्थिति हो गई है। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी और ये देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गया था। ठीक है, यानी कि जो महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलते थे, लोगों को वह सिद्धांत सिखाते थे कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्याग्रह की राह पर चलना चाहिए। वही सिद्धांत उस समय क्या होता दिख रहा था, फेल होता दिख रहा था, फेल हो चुका था बल्कि, क्योंकि जिन दो संप्रदायों को वो चाहते थे कि मिलकर रहें हिंदू और मुस्लिम, लेकिन अब वो उनके बीच में इतनी कड़वाहट आ गई थी दोनों समुदाय के बीच में, जिससे कि उनका जो ये सिद्धांत था वो नाकामयाब हो गया था। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कलकत्ता में गांधी जी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी जी प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बहरहाल ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही और हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। मतलब गांधी जी ने बहुत समझाया लोगों को, और काफ़ी हद तक लोगों ने सुना भी उनकी बात, लेकिन फिर से दोबारा से ये दंगे भड़क गए और फिर गांधी जी ने क्या किया कि वह उपवास पर बैठ गए कि मतलब जब तक ये दंगे रोकेंगे नहीं तब तक वो उपवास पर बैठे रहेंगे। और अगले महीने दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। मतलब वो बहुत चिंतित थे कि
अब आगे क्या होगा, वो चाहते थे कि जो भी मुसलमान भारत में रहना चाहते वो रह सकते हैं और उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, बराबर का सम्मान दिया जाए। लेकिन वो इस बात को भी लेकर चिंता में थे कि आगे चल के भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे होंगे। तो जैसा कि हम आज भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे क्या, बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है और इस बात से वे नाखुश थे। और उनको ऐसा भी लग रहा था कि भारत की जो सरकार है उसने जो वित्तीय वचनबद्धताएं, मतलब वित्तीय सहायता देने की बात की थी पाकिस्तान को, वो भी सही ढंग से नहीं कर रही है, तो इसलिए भी वो भारत की सरकार से भी नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 को जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया और यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। तो जनवरी 1948 में वो फिर से उपवास पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए और कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास से जादुई असर हुआ और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में थोड़ी कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे और भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका दे चुकाने पर राजी हो गई। और जो भारतीय सरकार थी उन्होंने पाकिस्तान को उनका जो दे था, यानी कि जो भी वित्तीय सहायता देने की बात की गई थी वो देने के लिए राजी हो गई भारत की सरकार। लेकिन फिर हुआ क्या, गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी, यानी कि हर कोई तो गांधी जी की बात से खुश नहीं था। कई लोग तो गांधी जी को ही जिम्मेदार मानते थे कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वो गांधी जी की वजह से हुआ है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी के ऊपर दोष मढ़ रहे थे, मतलब गांधी जी को ही दोषी मान रहे थे। और इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। और गांधी जी को ये कहा भी था कि उनको अपने साथ सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी रखने चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो लोग थे उनके ऊपर भी भड़के हुए थे। आखिरकार वही जो डर था वही हुआ। 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसी ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना सभा में पहुँचे और उनकी तरफ पहुँचे और उनके नज़दीक पहुँचे और उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी तत्क्षण, यानी कि उसी समय मार दिया। और इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहांतवास हुआ, यानी कि उस समय जो नाथूराम गोडसे थे उन्होंने 3 गोलियां उनके सीने पर दाग दी और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये तो था कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, क्या चुनौतियां थी, विभाजन के समय क्या क्या समस्याएं आई, किन किन चीज़ों को बांटा गया, लोगों को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसके क्या परिणाम निकले, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। अब आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो देसी रियासतें, मैंने बताया कि 565 रियासतें थी, उनका विलय किस प्रकार कराया गया, भारत को एकजुट राष्ट्र का निर्माण कैसे किया गया, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।